महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जो जहां से हम मान सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन एक नई करवट लेने लगता है। और वो टॉपिक है बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग का मतलब होता है बंगाल को कर देना, भंग कर देना मतलब बांट देना। तो बंगाल के विभाजन से संबंधित है ये टॉपिक। बंगाल विभाजन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर जाना जाता है। इससे पहले हमने कांग्रेस की स्थापना पर बात की थी, और कांग्रेस की स्थापना एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में, क्योंकि वह हमारा पहला राष्ट्रीय संगठन था। और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना करने वाले लोगों ने जो नीतियां अपनाई, आप सब जानते हैं, उन नीतियों को हम उदारवादी नीतियां कहते हैं। तो शुरू के 20 वर्षों तक कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो उदारवादियों के हाथ में रहता है, और उनकी जो नीति है वो नीति है प्रार्थना करने की, ज्ञापन देने की, सरकार से अनुरोध करने की, कोई उनकी मांग है तो उस मांग को अखबार में छपा देने की। तो इस तरीके से कांग्रेस पिछले 20 वर्षों से काम कर रही थी। लेकिन इस बीच बंगाल में एक ऐसी घटना घटती है जो सारे देश में एक नई क्रांति को, एक नए जज्बे को, एक नए दौर को जन्म देती है। सिर्फ एक घटना, और वो घटना है बंगाल का विभाजन। आप लोग जानते हैं कि बंगाल एक ऐसा प्रांत था, ऐसी प्रेसिडेंसी थी जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना शासन कायम किया था, और उसके बाद बम्बई और मद्रास में। तो हम जब ज्योग्राफिकली हिंदुस्तान के मूवमेंट को देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हैं, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए बंगाल, बम्बई, मद्रास। तो आप नक्शा देख के रखिए और देखते चलो मेरे साथ साथ, तो आपको ज्यादा सुविधा होगी कि बंगाल में ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन शुरू होना क्यों हुआ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका बहुत आसान उत्तर यह है कि लॉर्ड कर्जन, जो भारत के वायसराय थे, जो उसी तरह के, आप उनको प्रतिक्रियावादी मान सकते हैं, कठोर शासक मान सकते हैं। वेरी गुड अभिषेक, साथ के साथ पॉइंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, शाबाश बच्चे। तो ये जो बंगाल है, और वहां से फिर देखो बम्बई और मद्रास को, ये 3 प्रेसिडेंसियां हैं जहां अंग्रेज सत्ता कायम करते हैं। और यहाँ जो भारत का गवर्नर जनरल है, इस समय भारत की राजधानी क्या है, जरा चैट बॉक्स में आप डालिए। 1905 में भारत की राजधानी क्या है, कौन सा शहर है? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन की तरह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है, ठान रखी है उन्होंने कि वे आंदोलन को नहीं बढ़ने देंगे। और भारत में राष्ट्रीय जागरण का केंद्र बंगाल है। बंगाल में सबसे पहले एजुकेशन आई, अंग्रेजी शिक्षा। बंगाल सबसे पहले अंग्रेजों के अधीन हुआ। आपने देखा बंगाल ने सबसे ज्यादा प्रताड़ना सही, बंगाल के जुलाहों के संबंध में हम कहें, व्यापारियों के संबंध में कहें, लघु उद्योगों के संबंध में कहें, तो बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां इन सब वजहों से सबसे ज्यादा जागृति है। तो राष्ट्रीय आंदोलन, जहां से आपने देखा, हमने जब वो पढ़े थे शुरुआती संगठन, तो उन शुरुआती संगठनों में भी बंगाल बहुत आगे है।
और राजा राम मोहन राय हमने पढ़ा, तो वो सब तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो तुम जब पढ़ते हो तो ये बातें तुम्हारे दिमाग में आपस में जोड़ते चले जाओगे तो आपकी समझ बढ़ेगी, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि ये सब टॉपिक वो है बच्चों, जो तुम कोई सी भी परीक्षा दो सब में इनके बारे में आप कंसेप्ट क्लियर होगा, इनकी समझ बढ़ेगी तो आप सवालों के उत्तर दे पाओगे, तथ्य याद रख पाओगे। तो ये जो बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन है, क्योंकि ये बंगाल में हुआ, बंगाल हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा जागरूक प्रांत है देश का, तो इस हिसाब से इस पे लिखा भी बहुत गया है। बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन का जो इतिहास लेखन है वो, अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने की तरफ जाते हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना होगा कि दो जो बड़े बंगाली इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत डिटेल में बंगाल विभाजन और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन पर लिखा है। राधा किशन लोधा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कलकत्ता भावना ने दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बंगाल नहीं बच्चे, भारत बंगाल राजधानी नहीं है, बंगाल तो प्रांत है, शहर उसका जवाब है। तो अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप लोग, गुड। तो बंगाल में जो इतिहासकार हुए, जो खास तौर से आप लोग सब, एक बेसिक बुक हम बताते हैं सुमित सरकार की, सुमित सरकार आपको पढ़ना चाहिए इसके लिए, और आरसी मजूमदार ने तो बहुत डिटेल में लिखा है। बाकी ईशिता बनर्जी भी आप देख सकते हैं, विपिन चंद्र भी आप देख सकते हैं, और सामान्य तौर पर सब किताबों में मिलेगा। लेकिन जो इसका जो मूल ये आंदोलन हुआ, जो वहां के रहने वाले लोगों ने, और सुमित सरकार की रिसर्च भी इस पर है, तो इसको हम, इन किताबों को हम बेसिक बनाकर पढ़ेंगे तो हमको वो सब जानकारियां मिल जाएंगी जो एक छोटी सी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा तक आप देने का और सफल होने का सपना देखते हैं। तो ये जो बंग भंग आंदोलन है, बंग भंग का मतलब बंगाल का जब विभाजन किया गया तो उसके खिलाफ हम कह रहे हैं कि लॉर्ड कर्जन चाहता था कि देश में उठने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व क्योंकि बंगाल कर रहा है, तो इसलिए अगर बंगाल को ही दबा दिया जाए तो सारे देश में आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो जैसे अपन कहते हैं ना कि चोर को मत मारो, चोर की माँ को मार दो तो चोरी खत्म हो जाएगी। तो चोर की माँ पूरे देश में कौन है? बंगाल है। तो बंगाल को विभक्त कर दो, बंट जाएंगे, तो बंटने के बाद अपने आप देश में जो ये राष्ट्रवाद की गूंज सुनाई दे रही है ये दब जाएगी। तो इस प्लानिंग को करके लॉर्ड कर्जन ने तत्कालीन जो भारत के गृह सचिव थे उनसे मिलकर, जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनसे मिलकर, इन तीनों ने एक प्लान बनाया कि सीधा सीधा ये तो अब क्या कहें, क्यों बांट रहे हैं, बंगाल के टुकड़े क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये बहुत बड़ा प्रांत है, इसमें आसाम शामिल है, बिहार शामिल है, उड़ीसा शामिल है, तो खुद इटसेल्फ अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो पूरा बांग्लादेश शामिल है, क्योंकि बांग्लादेश बना 71 में। तो इतना बड़ा प्रांत है। बेसिकली वाकई ये बात भी सही थी कि उनको उसको गवर्न करने में, उसका प्रशासन चलाने में उनको दिक्कत थी, लेकिन इसी को उन्होंने ढाल बनाया, आड़ बनाया, और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कुशलता लाने के लिए, बेहतर प्रशासन देने के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो ये जो सुगबुगाहट है ये 1903 में शुरू हो जाती है, और भारतीयों को, कहीं अंग्रेज ये डिक्लेयर नहीं करते हैं, गवर्नर जनरल ये नहीं कहते हैं कि हम इसका विभाजन करेंगे, लेकिन 1903 में अंग्रेजों के ये प्लान पता लगने लगते हैं कि ये बंगाल का विभाजन करेंगे। और इसी बात में आपस के पत्राचार में, आपस की उनकी जो चिट्ठियां जाती आती हैं, उनकी जो बातचीत होती है, उन बातचीत से यह भी पता लगने लगता है कि ये जो विभाजन का मकसद है ये ही प्रशासनिक है, इनका असली मकसद है हिंदुस्तान के जो आंदोलन है उस आंदोलन को बांटने का है। तो इस मकसद से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया, जिसमें एक तरफ आसाम और पूर्वी बंगाल होना था और दूसरी तरफ बाकी का हिस्सा रहना था। ये प्लान करके
कर्जन ने जुलाई 1905 में 19 जुलाई 1905 में, जहां तक मुझे डेट ध्यान है, बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। तो 1903 में बंगाल विभाजन की सुगबुगाहट से लेकर जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन तक जो भारत के राष्ट्रवादी थे, जिनका नेतृत्व उदारवादी कर रहे थे, उन्होंने अपने तरीके से इसका विरोध किया। अपना तरीका मतलब वही तरीका उनका कि प्रार्थना पत्र देकर, ज्ञापन देकर, प्रतिनिधि मंडल देकर और समाचार पत्रों में देकर, जो उदारवादियों की काम करने का तरीका था, पद्धति थी, उस पद्धति से उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया घोषणा से पहले। लेकिन यह विरोध असफल सिद्ध हुआ, निष्प्रभावी सिद्ध हुआ। अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा ये तो ऐसे करते रहते हैं, और क्योंकि वो सर्वसत्ता है, सर्वशक्तिशाली है, इसलिए बड़ी बात जो हमें समझने की है वो ये है कि बंगाल विभाजन का पता लगने से लेकर बंगाल विभाजन की घोषणा तक भारत के राष्ट्रवादियों ने उदारवादी तरीके से इसका विरोध किया। लेकिन विभाजन की घोषणा के बाद यह साबित हो गया कि यह नाकाफी है, अपर्याप्त है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है उदारवादी तरीके से। इसलिए कांग्रेस के अंदर ही एक संघर्ष पैदा होता है, और वो संघर्ष का नाम है, जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उग्रवादी। जो उग्रवादी लोग थे, जो इन सब तरीकों में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, बंगाल का विरोध, बंगाल का जो विभाजन है वो समाप्त नहीं होगा, इसके लिए हमको दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो जो दूसरा तरीका अपनाया गया, जो दूसरी रणनीति अपनाई गई, उसी रणनीति का नाम है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी यानी अपने देश की जो जो तमाम चीजें हैं उनको महत्व दिया जाए, उसके लिए काम किया जाए, विरोध किया जाए, धरना दिया जाए, प्रदर्शन किए जाए, व्यापक सभाएं की जाएं, और फिर इसके बाद जो दूसरा मोड है वह है बहिष्कार। ये भारत की राजनीति के लिए, अंग्रेजों के लिए, भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बिल्कुल नई चीज थी। नई चीज इसलिए कि अब भारतीय अंग्रेजों का बहिष्कार करने की स्थिति में पहुंच गए थे। तो ये इसीलिए इस आंदोलन को, बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ जो आंदोलन है, इसको हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। तो ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, ये कब शुरू हुआ? तो जब घोषणा कर दी गई जुलाई 1905 में, तो अगस्त में ही एक बड़ी सभा की राष्ट्रवादियों ने और इसका विरोध करने का निर्णय लिया। और 26 अक्टूबर, जो आपको 2-3 तारीखें याद रखनी है, वो आप घटनाएं पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगी। जो तारीख थी जब से लागू किया गया, वो लागू किया जाना था 19 जुलाई को उन्होंने घोषणा कर दी कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल को बांट दिया जाएगा विधिवत। तो ये जो बंगाल को बांटने की बात आई और बांट दिया गया 26 अक्टूबर को, इसके बाद, इसके जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद ही आंदोलन अपनी गति पकड़ने लगा और लगातार सक्रिय, तेज होता गया। मैं नहीं समझ पा रही, आप इसकी कल्पना करिए कि बिल्कुल जो एक तरह से मध्यम वर्गीय संगठन बनकर बैठा है कांग्रेस, वहां से वो एक गतिशील आंदोलन, गतिशील संस्था के रूप में आगे बढ़ता है। और जो राष्ट्रवादी है वे बंगाल, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया, बंगाल इस समय 1905 में सभी तरह से एक सक्षम प्रांत है। वो अपनी भाषा विकसित कर चुके हैं, बांग्ला भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो एक टेक्निकली, एक शास्त्रीय दृष्टि से एक अच्छी भाषा है, उनके बुद्धिजीवी हैं, उनके राष्ट्रवादी हैं, वे सब मामलों में बहुत आगे रहकर अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति के प्रभाव में अपनी उन्नति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बंगाल में विरोध का आंदोलन शुरू होता है। और ये विरोध का जो आंदोलन है, आप देखिए
इसके बाद जो हमारे श्राद्ध होते हैं और श्राद्ध के बाद एक बड़े लेवल पर तर्पण का प्रोग्राम होता है। तो अब किस तरह से हम अपनी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को राष्ट्रीय रूप स्वरूप प्रदान करते हैं, वो देखने की बात है कि जब काली की पूजा बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं बंगाल में दुर्गा की पूजा बहुत प्रसिद्ध है, और इसी समय वह भी अपना एक प्रखर रूप अख्तियार करती है। तो बंगाल में जब काली पूजा होती है, काली माँ के मंदिर में सब जाते हैं परंपरागत पूजा करने, तो कहते हैं कि 50,000 लोग वहां इकट्ठा हुए, और वहां जो कीर्तन करने वाले लोग थे उन्होंने कीर्तन काली का नहीं किया, राष्ट्रगान का कीर्तन किया। और यही नहीं, जब पूजा करने की, काली का पूजा करने का टाइम आया, तो मंदिर के पुजारियों ने काली की पूजा से पहले मातृभूमि की पूजा करवाई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, ताकि जो आम जनता है वो ये महसूस कर सके, काली को पूजने वाले लोग ये महसूस कर सके कि उनके साथ जो हुआ है वो गलत है और वो उसको कैंसिल करवा कर रहेंगे। तो इस तरह से ये एक बड़ा आंदोलन बन जाता है, और फिर ये अब लोग इसको आंदोलन का हम ये देखते हैं कि किस रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आगे बढ़ता है। तो इसके जो प्रमुख रूप हैं उन पर अगर हम ध्यान दें, तो पहली चीज जो दिखाई देती है, अभी मैंने जिसका जिक्र किया, सांस्कृतिक उत्सवों के साथ साथ धार्मिक उत्सवों को राष्ट्रीय आंदोलन से, बंगाल विभाजन से जोड़ दिया गया। जैसे काली की पूजा है, ये अपने गणेश महोत्सव है जो तिलक ने शुरू किए थे महाराष्ट्र में, वो अब भारत के दूसरे हिस्सों में और बंगाल में भी लोकप्रिय होने लगे। फिर दूसरा जो रूप है स्वदेशी आंदोलन का, वह है उद्योगों को प्रोत्साहन। जिस तरह से अंग्रेजों ने कुटीर उद्योग नष्ट किए थे, वापस बंगाल उसकी तरफ लौट कर आया, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम छोटी छोटी चीजें वापस अपने ही देश में बनाएं, ताकि हमारी दूसरे देश पर और खास तौर से ब्रिटेन पर निर्भरता खत्म हो जाए। और प्रफुल्ल रॉय बंगाल में उद्योगों को प्रोत्साहन देने में बहुत आगे थे। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था, और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना इसलिए कि आप अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते हैं तो लोग कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाएं, और इसको पूरी ये जो शिक्षा का सवाल था, इसको गवर्न करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको दिशा देने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा काउंसिल की भी स्थापना की थी, जो बहुत बड़ी बात थी बंगाल के स्वदेशी आंदोलन की दृष्टि से। फिर उन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रही हूँ कि बंगाल इस समय बहुत विकसित अवस्था में है बाकी देश के हिस्सों के हिसाब से, तो कला और साहित्य में भी वे स्वदेशी को लेकर आए। जो उन्होंने ड्राइंग बनाई, आप जानते हैं टैगोर खुद और उनका पूरा परिवार चित्रकारी से संबंधित था। दूसरे लोग जो थे, जो साहित्य उन्होंने लिखा, जो कविताएं लिखी, जो कहानियां लिखी, जो उपन्यास लिखे, अब वो सब चेंज हो रहे हैं। अब उनकी जो थीम है, उनकी जो विषय वस्तु है, वो राष्ट्रवाद बन रही है, स्वदेशी बन रही है। हमको अपनी चीजों को महत्व देना चाहिए। पाश्चात्य ड्राइंग के बजाय हम अपनी जो पुरा संपदा है, अपनी जो पौराणिक कथाएं हैं, नंदलाल बोस का आपने नाम सुना होगा, इसी दौर में वो बड़े चित्रकार होकर उभरे, और साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बंगालियों ने स्वदेशी को स्थान दिया। फिर उसके बाद हम बात करें ग्राम सुधार की, क्योंकि इनका जो मकसद था वो था कि गांवों तक हम अपनी समितियों को, अपनी जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसको लेकर जाएं। तो गांव में जो न्याय करने का तरीका है, जो गांव के संचालन का तरीका है, जो उद्योग हैं, उन सबको हम, जो स्थानीय चीजें हैं उनमें भी हम स्वदेशी को बहुत ज्यादा महत्व दें। और इसी सिलसिले में आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो है, एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी स्वदेशी बांधव समिति। उसने तो इतना बड़ा काम किया कि कहते हैं कि एक ही साल में उसने 89 पंचायतें बना ली बंगाल में, खासतौर से बारिसाल के इलाके में। और उन पंचायतों ने, वो जो लोग ब्रिटिश पंचायतों में, न्यायालयों में जाकर फैसले करवाते थे, उनको रोका और उनको कहा कि हम अपने तरीके से न्यायिक फैसले करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ग्राम
कामों का भी सुधार, मतलब बहुआयामी आप देख रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के एक इलाके में एक ऐसा आंदोलन उठा जो बाकी हिस्से में भी फैला, लेकिन उसने मूल रूप से अपने हिस्से में जाकर उन तमाम चीजों को रिवाइव करने की कोशिश की, फिर से स्थापित करने की कोशिश की, जिनके माध्यम से हिंदुस्तान अंग्रेजों से निर्भरता खत्म हो और उनको एक चुनौती के समान उनको बता सके कि आप अगर हमारे साथ ऐसा करोगे तो हम आपको मजा चखा देंगे, क्योंकि शिक्षा आपका बड़ा आधार है। सब आप हमारी लोगों से शिक्षा देकर ये पाते हो, तो हम शिक्षा ही उसकी खत्म कर देंगे और हम अपने तरीके से अपने देश की शिक्षा लोगों को देंगे। तो ये बड़े बड़े ऐसे कुछ पड़ाव हैं जिनके माध्यम से स्वदेशी आंदोलन कुछ ही टाइम में, एक साल में बंगाल में और आगे चलकर पूरे देश में छा गया। केवल बंगाल में ही नहीं, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में, पंजाब में, दिल्ली में, सब इलाकों में कई लोग उभरे और धीरे धीरे बंगाल का ये आंदोलन देश के सभी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सों में जाकर स्वदेशी आंदोलन की तरह छा गया। अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, ये जो हमने देखा, ये इसका जो है स्वदेशी है। अब हम बड़े सवाल पर आए हैं जो पहली बार हुआ, बायकाट। और देखिए यही सब चीजें आगे जाकर 20 साल बाद, 15 साल बाद गांधी के आंदोलन का मुख्य हिस्सा बनती हैं। तो एक तरह से ये गांधी के युग के शुरू जो होने वाला है उसकी एक तरह से ट्रायल है, उससे पहले ये सब चीजें प्रैक्टिस में हो रही है। तो अब हम बायकाट आंदोलन पर अगर ध्यान दें तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी उनमें था विदेशी सामान का बहिष्कार, विदेशी कपड़े, खासतौर से नमक है, चीनी है, जो चीजें विदेश से और ब्रिटेन से खासतौर से आ रही हैं उनका बहिष्कार करना लोगों ने शुरू कर दिया कि हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। और उससे बड़ी बात अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार, जिस हसरत से अपनाया था उसी हसरत से उसका बहिष्कार करने पर लोग तुल गए। और स्टूडेंट से कहा गया कि आप अंग्रेजी विद्यालय छोड़ दें, तो उन्होंने अंग्रेजी विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया। फिर जो लोग अवैतनिक पदों पर काम कर रहे थे, जिसके लिए वेतन नहीं दिया जाता था और जो विधानसभाओं में थे, उन सबसे भी अपील की गई कि वो छोड़ दें। और उन्होंने उन सरकारी पदों को छोड़कर ये संदेश दिया कि वे अंग्रेजों का इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है। फिर एक बड़ी जो देखने की चीज है, जो चीज राष्ट्रीय आंदोलन को राजनीति से समाज में ले जा रही है, वो देखिए आप कि बंगालियों ने ये कह दिया कि जो विदेशी वस्तुओं को खरीदेगा, उन विदेशी वस्तुओं को खरीदने वालों के साथ कोई सामाजिक संबंध नहीं रखा जाएगा, जातिगत उस पर उसका बहिष्कार होगा, उसके साथ शादी नहीं की जाएगी। और यहाँ तक कह दिया कि भाई जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं अगर वो विदेशी कपड़ा पहनते हैं तो उन बच्चों के साथ अपने बच्चों को न खेलने दिया जाए। तो ये था असली तरीके से जो लोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को सामाजिक रूट तक पहुंचाया और बहुत बड़े पैमाने पर समितियां गठित की गई और इन समितियों ने गांवों में काम किया, जो बड़े बड़े कस्बे थे उनमें काम किया, लोगों को संगठित करने का काम किया। और देश के दूसरे हिस्सों में आप जानते हैं बाल पाल लाल का नाम आपने सुना है, इसके अलावा तिलक है और इसके अलावा बहुत सारे और लोग भी अलग अलग हिस्सों में इसके लिए काम कर रहे थे। हालांकि इसका संबंध केवल बंगाल से था, लेकिन बंगाल के साथ जो चोट हुई थी उसके साथ बाकी के लोग भी हमदर्दी से खड़े थे और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। समितियों का बाद में जब बहुत दमन किया जाने लगा तो ऐसी समितियों को भंग कर दिया गया और फिर गुप्त रूप से काम करने लगे, जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। लेकिन ये जो पूरा आंदोलन है इसकी बात ये रही कि 1907, 8 और 9 तक आते आते ये आंदोलन ठंडा पड़ गया और धीरे धीरे स्वदेशी और बहिष्कार का प्रश्न बिना बंगाल विभाजन का सवाल हल हुए खत्म हो गया। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण इसकी बातें हैं, लेकिन हमको ये सवाल सोचना चाहिए कि ये आंदोलन शिथिल क्यों पड़ा या असफल क्यों हुआ। इसके लिए कुछ प्रमुख बातें हम दे तो बड़ी जल्दी जल्दी देख लें क्योंकि टाइम तो फट खत्म हो जाता है। सरकार का दमन,
ब्रिटिश सरकार तो आप जानते हैं दमन में कितनी माहिर थी। 1857 का पूरे देश का आंदोलन दबा दिया था, तो ये तो बंगाल में था। तो सब तरीके से सभाओं पर प्रतिबंध लगाकर, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाकर, जो लड़के आंदोलन में भाग ले रहे हैं उन्हें स्कूलों से रेस्ट्रिकेट करके, जो लोग नौकरी वाले हैं उनको नौकरी से निकाल करके कई तरीके सरकार ने तुरंत अपनाए, क्योंकि सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आंदोलन उठ खड़ा होगा। उन्होंने सोचा था ये प्रार्थना ही करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार के दमन ने इस आंदोलन की कमर तोड़ी। और फिर कांग्रेस के जो मतभेद थे, इसी दौरान कांग्रेस में उदारवादियों और उग्रवादियों के भेद इतने बढ़ गए कि 1907 में कांग्रेस में फूट हो गई, विभाजित हो गई कांग्रेस। तो नेतृत्व भले ही उदारवादियों ने अपने हाथ में रखा हो, लेकिन कांग्रेस के आपसी झगड़े ने कांग्रेस को कमजोर किया और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को भी कमजोर किया। फिर दूसरी बात यह है कि मुसलमानों ने उतनी बड़ी संख्या में भाग नहीं लिया था और ये आम जन तक भी नहीं पहुंच पाया था। किसान भी इसमें शामिल नहीं हो सके थे, तो जनाधार भी कम सीमित होने की वजह से ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी और एक संगठन के स्तर पर भी हम कह सकते हैं कि उतना मजबूत संगठन नहीं था, प्रभावी संगठन नहीं था। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ये आंदोलन शिथिल होकर कमजोर पड़ गया। लेकिन कमजोर पड़ने के बावजूद हम इस आंदोलन को की उपलब्धियों को भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि ये पहला आंदोलन था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के सवाल को व्यापक बनाया था। जहां ये बिल्कुल सीमित संख्या थी, हमने देखा 1885 में 72 लोग आए थे, वहां से ये एक बड़ा आंदोलन, व्यापक आंदोलन बना। उसके लिए स्वदेशी जिम्मेदार था। स्वदेशी का सवाल लोकप्रिय हुआ, पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना इसने जगाई। और इसने उग्रवादियों के जो तरीके थे कि हमको अब केवल प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, हमको प्रार्थना से आगे बढ़कर अपनी मांगों को, अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए, ये भी इसने संदेश दिया। और ये एक अभिजन विशिष्ट वर्ग से, अभिजन वर्ग से सामान्य जनता की तरफ बढ़ने लगा था। हालांकि उसमें भी समय था जन आंदोलन बढ़ने में, लेकिन फिर भी इसने बंगाल में एक मजबूत तरीके से ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करके रख दिया। ये इसकी एक बड़ी उपलब्धि थी। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहें कि कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में ये राष्ट्रवाद की भावना स्वदेशी की वजह से पहुंची। और बहुत सारी संगठन बने जिस पर मैंने सवाल भी बनाए हैं। तो वो सारे संगठन भी इसलिए बने कि ये जो स्वदेशी का सवाल है और बहिष्कार का सवाल है, इसको आम जनता तक पहुंचाया जा सके। तो इसने उदारवादियों की नीतियों पर भी प्रहार किया। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो हमें राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन के दौरान देखने को मिलती हैं। ये अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप सवाल डाल सकते हैं। उतना सवाल टाइम अपने पास नहीं है कि हम सवाल को सीधे डिस्कस कर सकें, क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी हो जाती है। अब मैं सवाल लिखवा दूं आपको, क्योंकि टाइम खत्म हो उससे पहले हम सवाल लिख लें तो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। और आपका होमवर्क इसलिए जरूरी है ताकि आपने जो कुछ आज बातचीत हमारी हुई उस पर आप चिंतन मनन कर सकें। ये ऐसे सवाल हैं जो आपको बहुत मदद करेंगे अपनी जिंदगी को मधुर बनाने में, सुहाना बनाने में, अपने करियर को सजाने संवारने में। इसलिए आप सीरियस हो। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, मैं फिर बार बार कहती हूँ, इन लॉकडाउन के दिनों में, समर वेकेशन अभी चल रही है, छुट्टियां हैं, तो मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतनी आप भी करेंगे तभी इसकी सार्थकता है, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब सवाल आप आप लोग सवाल के उत्तर डालते नहीं है, करते नहीं है, एक जना करके छोड़ देता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है भाई, आप ज्यादा से भले एक ही सवाल का उत्तर करो, पर करो। जो आपको आता है, 2 सवाल का आता है तो उसको करो, लेकिन करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपकी समझ बढ़ेगी, आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक। तो चाहे एक ने डाल दिया है उत्तर तो भी आप उसका उत्तर डालें। अब सवाल आप लिख लीजिए। बंगाल विभाजन के आरंभ में, जब बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में,
उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर। सवाल को ध्यान से सुनिए। एकजुट बंगाल एक शक्ति है और विभाजित होकर बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा, किसने कहा था? कार्लाइल सर्कुलर क्या था? कार्लाइल सर्कुलर क्या था? नेक्स्ट है, देशी उद्योगों की स्थापना के लिए बंगाल में किसने पहल की? राष्ट्रीय शिक्षा में योगदान देने वाले बंगाली पत्रकार का नाम बताइए। ध्यान से सुनना प्रश्न, बंगाली पत्रकार का नाम। स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक का नाम बताइए। ये वे सवाल हैं जो किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक का नाम। इस दौर में वंदे मातरम पत्रिका किसने निकाली थी? वंदे मातरम पत्रिका, सवाल ध्यान से सुनना, उल्टा उल्टा सुनोगे और वंदे मातरम के लेखक का नाम बताने लगोगे। वंदे मातरम पत्रिका किसने निकाली थी? सुदेश गीतम की रचना किसने की? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन हैं? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना किसने और कहां की थी? और एक आसान सवाल भी डाल दिया है, आमार सोनार बांग्ला के लेखक कौन है? ये आमार सोनार बांग्ला अभी बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। इसके लेखक कौन है? बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? स्वदेशी और बहिष्कार जो है, ये बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? इस आंदोलन का शीर्षक गीत कौन सा था? टाइटल सॉन्ग ऑफ द मूवमेंट। पूरे आंदोलन में कौन सा ऐसा गीत है जो इतना गाया गया कि वो शीर्षक गीत बन गया? बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का शीर्षक गीत किसने दिया? कौन सा था? स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा। स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का नेतृत्व किसने किया था और कहां थी? एक और जोड़ लो उसमें। और अगला है ट्रिब्यून पत्र। ट्रिब्यून पत्र मतलब समाचार पत्र। ट्रिब्यून पत्र से पंजाब में स्वदेशी का प्रचार किसने किया था?